हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 4 में हम डिस्कस कर रहे थे प्लास्टर को। प्लास्टर के साथ साथ उसके पहले भी कुछ टॉपिक को हम डिस्कस किए हैं। मैसनरी मैसनरी में ब्रिक मैसनरी और स्टोन मैसनरी आपका कंप्लीट हो चुका है। प्लास्टर को हम डिस्कस कर रहे थे कि प्लास्टर तो दोनों तरह की सरफेस में किया जाता है, यानी दीवार के अंदर साइड भी, इनर साइड भी एंड आउटर साइड भी किया जाता है। जब हम दीवार की इनर साइड प्लास्टर करते हैं तो उसकी थिकनेस 12 mm होती है। जब हम आउटर साइड थिकनेस प्लास्टर करते हैं तो उसकी जो थिकनेस होती है 20 mm होती है। क्योंकि आउटर साइड थिकनेस ज़्यादा रखने का मकसद एक ही होता है, क्योंकि जो बाहर की दीवार होती है उसमें वेदरिंग एक्शन होता है, हवा और पानी कांटेक्ट में रहती है, इसलिए उसकी थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं ताकि जो प्लास्टरिंग है उखड़ के गिर ना जाए, यानी झर ना जाए। इसलिए थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा के रखते हैं। तो 12 mm की प्लास्टर की कैलकुलेशन क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालना है उसको हम डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो 20 mm थिकनेस की प्लास्टर होती है उसकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालना है। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके जो आपका प्लेलिस्ट है वहाँ पे वीडियो को एक्सेस कीजिए और कम्प्लीटली वीडियो को वॉच कीजिए। इसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट सारी चीज़ समझ में आने वाली है। तो हेडिंग बनाइए प्लास्टर। प्लास्टर में जो हमारा डिस्कस करने वाले हैं, फॉर 20 mm प्लास्टर, फॉर 20 mm प्लास्टर, 20 mm थिकनेस के प्लास्टर की हम बात करेंगे। 20 mm थिकनेस के प्लास्टर की आज हम बात करेंगे। यदि 20 mm को मीटर में आप कन्वर्ट करो तो कितना आएगा? 0.02 मीटर। इतनी थिकनेस इस प्लास्टर की दी हुई है, तो आपकी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालेंगे? जब किसी दीवार की सरफेस में आप प्लास्टर करते हैं तो उस दीवार की सरफेस में वाइड्स होते हैं, होल्स होते हैं, तो उनको भी फिल करने के लिए कुछ मोर्टार की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम 20% ऐड कर लेते हैं। तो 20% हमें इंक्रीज करना है किसके लिए? वाइड्स को फिल करने के लिए। वाइड्स फिलिंग के लिए 20% इंक्रीज कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ मोर्टार आपका वेस्टेज में जाता है। 25% इस केस में वेस्टेज के लिए कंसिडर कर लेते हैं। किसके लिए? वेस्टेज के लिए। तो जबकि आपका जो 12 mm प्लास्टर था उसमें जो हम कंसिडर करते थे 30% कंसिडर करते थे किसके लिए? वाइड फिलिंग के लिए, और 25% इंक्रीज करते थे वेस्टेज के लिए। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 25-25 दोनों सेम है, इसमें केवल 20%, इसमें 30% ऐड करते थे। ओके, तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे निकालते हैं, आइए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमें 100 मीटर स्क्वायर की सरफेस है, यानी जो एरिया है आपके पास 100 मीटर स्क्वायर है। कितना है? 100 मीटर स्क्वायर है। और इसमें हमें क्या करना है? प्लास्टर करना है। और उस प्लास्टर की जो थिकनेस है 20 mm है। कितनी है? 20 mm है। तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी ऑफ मोर्टार निकालेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ मोर्टार हमें कितना चाहिए? पहले बताइए कि 12 कितना 100 मीटर स्क्वायर तो आपकी एरिया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर हो जाएगा। एरिया इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर। तो एरिया कितनी है? 100 मीटर स्क्वायर है। थिकनेस कितनी हो जाएगी? 20/1000। एक मीटर में कितने एमएम होते हैं? एक मीटर में 1000 mm होते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका? आप कैलकुलेट करके बताएं हमें। ये आएगा आपका 100, 0.02, अर्थात 2 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है? 2 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना है? 2 मीटर क्यूब। 2 मीटर क्यूब में हमें क्या करना पड़ेगा? प्लास्टर करना है। क्या करना है? प्लास्टर करना है। 100 मीटर स्क्वायर की एरिया में प्लास्टर करना था, तो हमारा जो वॉल्यूम पे जो क्वांटिटी आई है, वॉल्यूम आया है थिकनेस सहित 2 मीटर क्यूब आया है। तो हम इसमें ऐड करेंगे 20% फॉर वाइड्स। तो वाइड्स के लिए जो हम ऐड करेंगे 20%, ऐड करना है 20%, ऐड 20% फॉर वाइड्स। तो पहले हमारे पास कितना था? 2 मीटर क्यूब, और इसमें 20%, तो कितना आ जाएगा?
0.4 कितना आ जाएगा 0.4। तो 0.4 मीटर क्यूब किसके लिए आ रहा है वाइड्स के लिए। तो 2 मीटर क्यूब हमारे पास पहले था प्लस 0.4 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास 2.4 मीटर क्यूब। इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये होता है कि 2 मीटर क्यूब इंटू 1.2 इक्वल टू 2.4 मीटर क्यूब। डायरेक्ट जो आपका 20% है इसको हम 120% कंसिडर कर लेंगे। तो इस तरीके से भी इसको लगा सकते हैं। फिर ऐड करेंगे 25% वेस्टेज के लिए। ऐड 25% फॉर वेस्टेज। तो 25% यानी 1.25 ऐड करेंगे। अब हमारा कितना आ गया 20% ऐड करने के बाद 2.4। तो टोटल आ रहा है 3 मीटर क्यूब। कितना आ रहा है 3 मीटर क्यूब। हमारे पास जो क्वांटिटी निकल के आई है टोटल वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब आया है। अब इस 3 मीटर क्यूब से हम क्या निकाल लेंगे क्वांटिटी ऑफ पेमेंट को निकाल लेंगे एंड क्वांटिटी ऑफ फंड को निकाल लेंगे। हम 12 क्वेश्चन के लिए आपको करवा दिए हैं क्वेश्चन। आपको इसको अपने से करना है। 100 मीटर स्क्वायर के लिए क्वांटिटी कितनी आ रही है 3 मीटर क्यूब आ रहा है। तो आप क्वांटिटी ऑफ पेमेंट कितना है यानी वॉल्यूम ऑफ पेमेंट कितना है और वॉल्यूम ऑफ फंड क्या है आप इसको लगाइए और कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। अगला टॉपिक हम अब डिस्कस करेंगे जो फ्लोर होती है। फ्लोर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपने फ्लोर पढ़ी होंगी कई टाइप की फ्लोर होती हैं। तो उसकी क्वांटिटी निकालना है। जैसे सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर हो गई मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर हो गई। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं इन केस में। तो हेडिंग बनाइए अगली। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर। सीमेंट कंक्रीट फ्लोर या फिर एक दूसरी फ्लोर और होती है वो है आपकी मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर। मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर। ये मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर क्या होती है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में अच्छे से डिस्कस किया गया है। आप वहाँ से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर। अब इन दोनों के लिए थिकनेस कितनी ली जाती है दोनों के लिए चाहे सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर हो चाहे मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर हो दोनों के लिए जो थिकनेस होती है प्लास्टर थिकनेस ऑफ प्लास्टर वो 25 होता है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर 25 25 को आप सेंटीमीटर में 2.54 यानी 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर दोनों के लिए चाहे सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर हो या फिर मोज़ोइक टेरेजो फ्लोर हो। तो थिकनेस इतनी लेते हैं। अब जब सरफेस पे आप क्या करेंगे प्लास्टर करेंगे तो सरफेस की जो अनइवननेस होती है मतलब खुरदुरा सरफेस होता है उसके लिए हम 10% इंक्रीज कर लेते हैं। और जो टोटल ड्राई वॉल्यूम लेंगे उसके लिए 25 नहीं टोटल ड्राई वॉल्यूम के लिए 50%। तो 10% ऐड करते हैं किसके लिए अनइवननेस के लिए यानी जो सरफेस खुरदुरा होता है उसके लिए और 50% ड्राई वॉल्यूम के लिए जो टोटल होता है टोटल का 50% ड्राई वॉल्यूम के लिए। तो इसको हम लैंग्वेज में लिख सकते हैं प्रॉपरली ताकि आपको बाद में भी याद रहे। तो लिखिए इसको अप्रॉक्सीमेटली अप्रॉक्सीमेटली 10% is increased for unevenness and 50% of total for dry volume for dry volume। 10% इंक्रीज करना है आपको किसके लिए अनइवननेस के लिए और 50% टोटल का ड्राई वॉल्यूम के लिए।
तो 10% मान लीजिए कोई 100 मीटर स्क्वायर की एरिया है। एक एग्जांपल लेते हैं, एरिया आपके पास कितना है, 100 मीटर स्क्वायर का कोई एरिया है, तो उसमें 10% आप इंक्रीज कीजिए। पहली बात तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस ऑफ प्लास्टर होता है। थिकनेस ऑफ प्लास्टर, टी का मतलब क्या है, थिकनेस ऑफ प्लास्टर, तो एरिया कितना है 100, और आपका वो क्या है 2.5 सेंटीमीटर में था तो मीटर में 100, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर क्यूब। टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2.5 मीटर क्यूब आ रहा है। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2.5 मीटर क्यूब आ रहा है। इसमें 10% इंक्रीज कर दीजिए, किसके लिए, अनइवननेस के लिए। ऐड 10%, ऐड 10% फॉर अनइवननेस, तो कितना हो जाएगा, 1.1 इंटू 2.5 मीटर क्यूब में है, आपका आ जाएगा 2.7 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 2.7 मीटर क्यूब। और 50% ऐड करते हैं ड्राई वॉल्यूम के लिए। ऐड 50% फॉर ड्राई वॉल्यूम। 50% यानी 1.5, और आपका कितना आया था 2.7, 2.7 तो कितना आ जाएगा, 4.125 मीटर क्यूब। आप कैलकुलेट कर लेना, 4.125 मीटर क्यूब। और इसकी सहायता से जो आप सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, क्योंकि सीमेंट कंक्रीट की फ्लोर है, इन तीनों के प्रोपोर्शन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हुआ। आपको बस ध्यान में रखना है किस केस में कितना बढ़ाते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर लेंगे। अगला पॉइंट करके लिखिए आप, यदि कहीं वाइट वाश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वाइट वाश कर रहे हैं, हेडिंग बना के लिखिए वाइट वाश, यानी पुताई वगैरह कर रहे हैं, उस केस में हमें कितना, जिस पे आप पुताई कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितना हो, कितने मीटर स्क्वायर के लिए कितना चाहिए, तो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम चाहिए हमको फार 100 मीटर स्क्वायर, फार 100 मीटर स्क्वायर। यदि 100 मीटर स्क्वायर की एरिया में कहीं आप प्लास्टर कर रहे हैं 1 कोट, 1 कोट, तो उस केस में क्या होगा, 100 किलोग्राम आपको क्या चाहिए, लाइम, मजे लाइम से कर रहे हैं, सीमेंट से कर रहे हैं, जिससे भी आप वाइट वाश कर रहे हैं, तो 100 किलोग्राम मटेरियल चाहिए 1 कोट के लिए, 100 मीटर स्क्वायर के एरिया पर वाइट वाश करने के लिए। अब दूसरी कोट करेंगे तब भी इतना चाहिए, तीसरी कोट करेंगे तब भी इतना चाहिए। हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, लेकिन एवरेज यही रहता है 100 किलोग्राम। जबकि डिस्टेम्पर जब करते हैं, डिस्टेम्पर, डिस्टेम्पर, जब डिस्टेम्पर करेंगे तो 6.5 किलोग्राम, 6.5 किलोग्राम फॉर 100 मीटर स्क्वायर एरिया। फर्स्ट कोट के लिए ध्यान रखना, फर्स्ट कोट के लिए है, तो कोट की स्पेलिंग गलत है, COAT होगी, COAT। 1 कोट के लिए 6.5 यानी 6.5 किलोग्राम डिस्टेम्पर आपको चाहिए 100 मीटर स्क्वायर के लिए, फर्स्ट कोट में। जब सेकंड कोट में करेंगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, 5 किलोग्राम लगता है। कितना लगता है, 5 किलोग्राम 100 मीटर स्क्वायर के लिए सेकंड कोट में। 2 कोट ही करते हैं जनरली डिस्टेम्पर, इससे ज़्यादा नहीं करते। तो व्हाइट वाश के लिए 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में 100 किलोग्राम, डिस्टेम्पर के लिए 100 मीटर स्क्वायर के एरिया में फर्स्ट कोट के लिए 6.5 किलो, एंड सेकंड कोट के लिए 5 किलोग्राम। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको ध्यान में रखना। ओके, अब ये आपको चैप्टर है रेट एनालिसिस, ये कंप्लीट होता है। अब इसके कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, एसएससी जेईई या फिर कोई अन्य एग्जाम में, उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक हम चेक कर लेते हैं। एसएससी जेईई, एसएससी जेईई प्रीलिम्स 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन में दिख रहा है, ये क्वेश्चन एसएससी जेईई प्रीलिम्स 2012 में आया हुआ है।
एफएफपी जेई प्रीलिम्स 2012 में आया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को फॉलो कीजिए, अपने से फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद यदि बन जाए तो बेहतर है, और ना बने तो और बेहतर है। फिर केयरफुली वीडियो को देखिए रिज्यूम करके। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। फॉर 1 मीटर स्क्वायर सिंगल ब्रिक फ्लैट फोलिंग। ये फोलिंग क्या होता है आपको अच्छे से बताया गया है। फोलिंग क्या होता है? फोलिंग क्या होता है? अरे याद होगा ना, जो फाउंडेशन की सरफेस होती है आपकी, मिट्टी की जब सतह क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, बहुत ही बैड होती है। उस कंडीशन में ब्रिक या पत्थर के टुकड़े बिछाकर कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि वो हार्ड सरफेस हो जाए, उसी को बोलते हैं फोलिंग। उसमें दो टाइप की फोलिंग होती है, एक होता है एज फोलिंग, एक होता है फ्लैट फोलिंग। ध्यान से देखना, एक होता है एज फोलिंग, दूसरा होता है फ्लैट फोलिंग। जो आपकी फ्लैट फोलिंग होती है उसमें आपकी जो ब्रिक होती है, ब्रिक उसको लेंथ वाइज रखा जाता है, तो उसकी लेंथ कंसीडर होगी और उसकी विड्थ। जबकि आप एज फोलिंग है, आपकी लेंथ और उसकी थिकनेस कंसीडर होगी। समझ पा रहे हैं आप? एज फोलिंग में क्या होगा, उसकी लेंथ और उसकी हाइट कंसीडर होगी, और फ्लैट फोलिंग में उसकी थिकनेस और उसकी विड्थ कंसीडर होगी। एक कोई ब्रिक बना के दिखाते हैं 3D में आपको हम। ओके, यदि आप फ्लैट फोलिंग करते हैं तो आपकी जो लेंथ है, लेंथ और उसकी विड्थ कंसीडर होगी। यदि आप एज फोलिंग करते हैं तो उसकी थिकनेस, मतलब उसकी लेंथ और उसकी हाइट कंसीडर होगी। आप इसको समझिए। तो इसमें क्या लिखा है, फॉर 1 मीटर स्क्वायर सिंगल ब्रिक फ्लैट फोलिंग। और इसमें जब केवल दो डायमेंशन ही हो रहे हैं, चाहे एज फोलिंग कंसीडर करो चाहे फ्लैट फोलिंग, इसमें दो डायमेंशन ही आ रही हैं। फ्लैट फोलिंग में उसकी लेंथ और विड्थ, और एज फोलिंग में उसकी लेंथ और थिकनेस कहें या फिर हाइट कहें, जो भी कहें ब्रिक की। तो जब दो डायमेंशन है तो इसकी यूनिट किस में होगी, मीटर स्क्वायर में। इसीलिए यहाँ पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। तो फॉर 1 मीटर स्क्वायर सिंगल ब्रिक फ्लैट फोलिंग कन्वेंशनल साइज या फिर ट्रेडिशनल साइज। ध्यान दीजिए, यहाँ पास लिखा है कन्वेंशनल साइज या फिर ट्रेडिशनल साइज, मॉड्यूलर साइज या फिर स्टैंडर्ड साइज की बात नहीं हो रही है। द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। तो इसको हम इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। क्या है कि जो कन्वेंशनल साइज की ब्रिक होती है या फिर ट्रेडिशनल साइज की, दोनों एक ही नाम है। दूसरा होता है स्टैंडर्ड या मॉड्यूलर साइज। तो दो टाइप की ब्रिक होती है, एक होता है स्टैंडर्ड। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को हम दूसरे पेज पे करते हैं तो बेहतरीन हो पाएगा आपका क्वेश्चन। दो टाइप की ब्रिक होती है, एक होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड साइज, या फिर उसको बोलते हैं मॉड्यूलर। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर। दूसरा आपका होता है कन्वेंशनल, कन्वेंशनल जो पुराने ज़माने वाला होता है, या फिर इसको ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। तो इनकी जो साइज होती है, आपकी जो स्टैंडर्ड साइज की ब्रिक होती है, इनकी जो साइज होती है विदाउट मोटार 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी उसकी लेंथ जो है 19 सेंटीमीटर होगी, उसकी थिकनेस 19 सेंटीमीटर, उसकी हाइट भी 19 सेंटीमीटर होगी। इसकी ये होगी मॉड्यूलर साइज या फिर स्टैंडर्ड साइज की। जबकि आपकी जो कन्वेंशनल या फिर ट्रेडिशनल साइज की जो ब्रिक होती है, उनकी जो साइज होती है किसमें, सेंटीमीटर में। 22.4 इंटू 11.4 इंटू 7.0, 7.0 किस में है, सभी सेंटीमीटर में है। उसकी लेंथ है, उसकी विड्थ है, और ये उसकी थिकनेस है। विदाउट मोटार बात हो रही है, विदाउट मोटार। जो मोटार की थिकनेस होती है, जब हम ब्रिक को मैफनरी में यूज करते हैं तो मोटार की थिकनेस 1 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और ये 10 सेंटीमीटर। जबकि जो ट्रेडिशनल साइज की ब्रिक होती है,
यदि विथ मोटार, यदि मोटार साइज को कंसीडर करते हैं मॉड्यूलर वालों को तो 20 10 10 होता है, जबकि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल साइज की जो ब्रिक होती है जब मशीनरी में यूज करते हैं तो मोटार साइज उसकी थिकनेस जो होती है उसकी डायमेंशन तो होती है 20.50 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर में। 25.0 12.5 7.5 सेंटीमीटर। इसके साथ विथ मोटार, विथ मोटार। तो सिंपल है, इस क्वेश्चन को आप लगाइए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि आपके पास जो ब्रिक है सिंगल ब्रिक फ्लैट फोल्डिंग है, मतलब उस ब्रिक को फ्लैट में रखा गया है, मतलब लेंथ को कंसीडर करेंगे एरिया के लिए और विड्थ को। तो जो एरिया आएगी, एरिया कितना निकल के आएगी? बेसिक से तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब इसकी एरिया कैलकुलेट कीजिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार इन फोल्डिंग। हम क्या करेंगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन ब्रिक विथ मोटार इन फोल्डिंग। कैसी फोल्डिंग है? फ्लैट फोल्डिंग। यहाँ लिख सकते हैं आप फ्लैट फोल्डिंग। फ्लैट की बात हो रही है, मैं एज फोल्डिंग को समझाने के लिए लिया था ताकि आप उसको रिलेट कर पाएँ। तो लेंथ और उसकी विड्थ, लेंथ कितनी थी? लेंथ आपकी है 25.0 यानी मीटर में कितना हो जाएगा? 0.250। और विड्थ कितनी हो जाएगी आपकी? 0.125। दोनों मीटर में है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.03125 मीटर स्क्वायर आएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी आ रही है? 0.03125 मीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर कितना होगा? नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर में कितने ब्रिक चाहिए? 1/0.03125, ये आ रहा 32। तो नंबर 1 मीटर स्क्वायर सिंगल ब्रिक फ्लैट फोल्डिंग में 32 ब्रिक चाहिए। सिंगल ब्रिक फ्लैट फोल्डिंग में 32 ब्रिक चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ये किस केस में है? फ्लैट फोल्डिंग के केस में है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? आपको जो आंसर है 32। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हम कैलकुलेट कर लेते हैं एज फोल्डिंग के लिए भी कि 1 मीटर स्क्वायर सिंगल एज फोल्डिंग करेंगे, सिंगल ब्रिक एज फोल्डिंग करेंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक कितना चाहिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए? तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकालेंगे इन केस ऑफ एज फोल्डिंग, एज फोल्डिंग एज फोल्डिंग के केस में क्या होगा? जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकालेंगे इसका ब्रिक का, वो क्या होगा? उसकी लेंथ और उसकी थिकनेस। तो लेंथ कितनी थी भाई? 0.25 और थिकनेस कितनी थी? 7.5 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.075। आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 0.01875 मीटर स्क्वायर। किसकी एरिया है? एज। यदि ब्रिक को फोल्डिंग के लिए यूज किया गया है एज फोल्डिंग के लिए तो उसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इतनी निकल के आ रही है। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर, इन 1 मीटर स्क्वायर 1/0.01875 कितना आएगा आपका? 53.3 यानी आपका आ रहा है 54। 54 ब्रिक्स चाहिए। कितना चाहिए? 54 ब्रिक्स चाहिए। किस केस की बात हो रही है? ट्रेडिशनल ब्रिक, ट्रेडिशनल या फिर कन्वेंशनल ब्रिक की बात हो रही है। यहाँ मॉड्यूलर या फिर स्टैंडर्ड साइज ब्रिक की बात नहीं हो रही है। यदि फ्लैट फोल्डिंग होगा तो 32 चाहिए, एज फोल्डिंग होगा तो 54 चाहिए। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसा लिखा होता, जो क्वेश्चन था क्वेश्चन में कुछ ऐसा लिखा होता कि फॉर 1 मीटर स्क्वायर सिंगल ब्रिक फ्लैट फोल्डिंग स्टैंडर्ड साइज या फिर मॉड्यूलर साइज, जो ब्रिक है स्टैंडर्ड साइज या फिर मॉड्यूलर साइज की है तो नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सिंपल सी बात है, जो विथ मोटार साइज होती है किसकी? विथ मोटार ब्रिक की जो साइज होती है
स्टैंडर्ड या फिर मॉड्यूलर के लिए वो कितना होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आपकी लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है। तो चाहे आप फ्लैट फोल्डिंग में रखें ब्रिक को, चाहे आप एज फोल्डिंग में रखें, तो फ्लैट में रखेंगे तब भी, क्योंकि थिकनेस और उसकी विड्थ सेम है। क्या है? सेम है। तो नंबर ऑफ ब्रिक दोनों में सेम आएगा, चाहे आप फ्लैट फोल्डिंग की बात करें चाहे एज फोल्डिंग की बात करें। तो कितना इसका एरिया हो जाएगा? इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ और इसकी विड्थ, या फिर उसकी जो यदि हम फ्लैट फोल्डिंग केस में रखेंगे तो विड्थ होगी, एज फोल्डिंग में थिकनेस हो जाएगी, दोनों सेम है। तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर मीटर स्क्वायर में करेंगे तो 0.02 मीटर स्क्वायर आएगा। तो नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर 1/0.02 कितना आ रहा है? 50। 50 ब्रिक्स चाहिए दोनों केस में। तो यदि क्वेश्चन आता है सिंगल ब्रिक फ्लैट फोल्डिंग है या फिर सिंगल ब्रिक एज फोल्डिंग है, और जो ब्रिक है वो मॉड्यूलर साइज या फिर स्टैंडर्ड साइज की है, तो केवल 50 ब्रिक चाहिए दोनों केस में। केवल कितना चाहिए? 50 ब्रिक। और कन्वेंशनल साइज की तो आप पहले ही देख लिए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो उनकी प्रैक्टिस करके आप जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ लीड फॉर कार्टेज ट्रैक? ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया आप ये बताओ कि कौन सा मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज किया जाता है जब हम लीड का एस्टिमेशन करते हैं, किसके लिए? कार्टेज ट्रैक के लिए। तो पहली बात तो जानना जरूरी कि लीड क्या होता है। ये लीड क्या है? हम आपको अर्थवर्ग की कंडीशन में बताए थे कि लीड क्या होता है, लिफ्ट। यहाँ पास जो लीड है सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट है। लीड स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। लीड का स्टेटमेंट क्या है? देखिए, लीड ये कहता है कि मान लीजिए यहाँ पास मटेरियल अवेलेबल है, ये साइट है जहाँ पास कंस्ट्रक्शन साइट है, जहाँ पास काम हो रहा है, और यहाँ मटेरियल अवेलेबल है। यहाँ क्या है? मटेरियल अवेलेबल है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लीड। क्या होती है? लीड। तो जहाँ मटेरियल अवेलेबल है और जहाँ काम चल रहा है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लीड। तो लीड के यदि हम डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फाइट ऑफ वर्क। इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा याद भी रहेगा आपको। हेडिंग बनाइए लीड। लीड क्या होता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फाइट ऑफ अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड फाइट ऑफ वर्क, एंड फाइट ऑफ वर्क, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वर्क। या डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर किए जाते हैं, किसमें? किलोमीटर में। तो अब एक एग्जांपल के लिए समझते हैं हम कि ये जो आपका साइट है, यहाँ काम चल रहा है और यहाँ मटेरियल आपका अवेलेबल है, ये दोनों साइड है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? लीड। ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आ गया? यदि आपकी रोड में कैसी रोड होगी? बिटुमिन की होगी, बिटुमिन की। या फिर आपकी रोड कंक्रीट की रोड है, किसकी रोड है? कंक्रीट की रोड है। उस केस में तो जो व्हीकल, जो ट्रैक
आपके इस सामान को, इन मटेरियल को लेके जाएँगे तो स्मूथली अच्छे से चले जाएँगे। यदि रोड बहुत अच्छी होगी तो टाइम भी कम लगेगा। लेकिन मान लीजिए रोड सैंडी रोड है या फिर कार्टेज ट्रैक है, मुरुम वाली रोड है, उस केस में उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो हम क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करते हैं। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 10 किलोमीटर है, कितनी है? 10 किलोमीटर है, कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है। और आप जो ये जो रोड है मेटालिक रोड नहीं है, यानी बिटुमिन या कंक्रीट की रोड नहीं है, ये रोड आपकी सैंडी रोड है। कैसी रोड है? सैंडी रोड है। अब सैंडी रोड है तो इसमें हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करेंगे। इसमें मान लीजिए 1.4 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 14 किलोमीटर। हम इसको 10 किलोमीटर नहीं कंसीडर करेंगे, हम मानेंगे कि 14 किलोमीटर की डिस्टेंस है। क्योंकि सैंडी रोड है तो जो अप ट्रैक जो मटेरियल को लेके जा रहा है साइट ऑफ वर्क पे, तो धीरे-धीरे जाएगा। उसमें टाइम हो सकता है ज़्यादा लगे। हो सकता है कि 1 घंटे में, मतलब मान लीजिए 20 मिनट में, 30 मिनट में बिटुमिन रोड में या फिर कंक्रीट रोड में ट्रक चला जाता। लेकिन सैंडी रोड है तो उसमें 40 से 50 मिनट का टाइम लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डिस्टेंस को ही बढ़ा देते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज़ करते हैं। तो यही होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अलग-अलग रोड के लिए अलग-अलग होता है। तो इसको लिखिए, अ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ यूज्ड अ मल्टीप्लाइंग ये बाई है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ यूज्ड व्हेन द रोड इज़ अदर दैन मेटालिक रोड। और ये मेटालिक रोड क्या होती है? मेटालिक रोड। मेटालिक रोड का मतलब ये तो आपकी बिटुमिन की रोड होनी चाहिए, बिटुमिन की रोड, या फिर आपकी रोड कंक्रीट की होनी चाहिए। यदि इसके अलावा कोई अन्य रोड है, उस केस में हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज़ करते हैं। मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज़ यूज्ड व्हेन द रोड इज़ अदर दैन मेटालिक रोड। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का यूज़ करते हैं। वो फैक्टर क्या होते हैं, उनको आप लिख लीजिए तो आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के लिए। यदि मेटालिक रोड है, 1 मिनट, मेटालिक रोड कहाँ से आएगी? यदि आपकी कार्टेज रोड है, कैसी रोड है? कार्टेज रोड है। तो कार्टेज रोड यानी क्ले वाली रोड है, मिट्टी वाली रोड है, जिसके सरफेस पे मिट्टी रहती है, उसके लिए 1.1। यदि आपकी रोड सैंडी रोड है, कैसी रोड है? सैंडी रोड है, तो सैंडी रोड के लिए हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.4 यूज़ करते हैं। 10 होगा तो 11 किलोमीटर मानेंगे, और इस केस में 10 होगा तो 14 किलोमीटर मानेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का? कौन सी रोड थी? कार्टेज रोड। कार्टेज के लिए 1.1, कार्टेज के लिए 1.1 और सैंडी के लिए 1.4। तो आसान क्वेश्चन है, बस ध्यान में रखना है आपको, और क्या। इस क्वेश्चन को आप करके दिखाएं। 1 मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम आप बना लेते हैं। ओके, द प्लिंथ एरिया रेट ओके, द प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग इज 5500 पर मीटर स्क्वायर। आपको टाइप ऑफ एस्टिमेट हम पढ़ाए थे, तो टाइप ऑफ एस्टिमेट में प्लिंथ एरिया रेट एस्टिमेट क्या होता है, इसको हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। तो आपको यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है आपको? प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया रेट एंड प्लिंथ एरिया ऑफ अ बिल्डिंग। एक तो प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है और बिल्डिंग की प्लिंथ एरिया दिया हुआ है। 5500 पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5500, कितना? 5500। एंड जो प्लिंथ एरिया है बिल्डिंग की 150 मीटर स्क्वायर है। व्हाट इज द टोटल कास्ट ऑफ द बिल्डिंग? इसमें कुछ कुछ कंसिडर किया गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन 7%, सैनिटरी फिटिंग के लिए 16%, कास्ट ऑफ रोड्स एंड लोन्स के लिए, कास्ट ऑफ रोड, आप है ना, कास्ट ऑफ रोड
एंड लोन्स के लिए 6.5%, कंटेंजेंट फीस चार्ज 4.5%। तो वीडियो को प्लीज़ पॉज कीजिए और क्वेश्चन को खुद से लगाइए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया दी है बिल्डिंग की, और उसमें कुछ एडिशनल चार्जेस हैं जिसको आपको कंसीडर करना है, और बिल्डिंग की टोटल कॉस्ट बतानी है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे आप? हम चलते हैं एक ब्लैंक पेज पे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन में क्या था कि प्लिंथ एरिया रेट आपको दिया हुआ है। प्लिंथ एरिया रेट कितना दिया हुआ है? 5500। और प्लिंथ एरिया कितना दिया हुआ है? ये रेट है, आर को रेट से, एरिया को ए से, 150। तो हम निकाल लेते हैं प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या हो जाएगी। प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या होगी? प्लिंथ एरिया कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया रेट इनटू प्लिंथ एरिया आपकी कितनी है? प्लिंथ एरिया। ओके, तो प्लिंथ एरिया रेट कितना है आपका? 5500 पर मीटर स्क्वायर है। प्लिंथ एरिया 150 है, तो आपका कितना निकल के आएगा? 82,05,000, 82,05,000 निकल के आता है प्लिंथ एरिया कॉस्ट। और इसमें हम कुछ चार्जेस ऐड करेंगे जो आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं। पहला चार्जेस दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 7% है। कितना है? 7% है। क्वेश्चन को आप दोबारा फिर देख लीजिए एक बार। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कितना दिया है? 7%। तो 7% इसमें हम ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ऐड करते हैं कितना? 7%। 7/100 इसका 82,500 का, यानी 82,05,000 का, 82,05,000 का 7% कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 57,750 रुपये। 57,750 रुपये। इसके अलावा सैनिटरी फिटिंग के लिए भी ऐड करना पड़ेगा। सैनिटरी फिटिंग के लिए भी कितना ऐड करना है? 16%। तो 16% यानी 16/100 और 82,05,000, तो कितना आएगा यहाँ पर? 1,32,000। 1,32,000। इसके अलावा रोड एंड लोन्स के लिए भी 6.5% ऐड करना है। रोड्स एंड लोन्स के लिए, रोड्स एंड लोन्स के लिए कितना? 6.5%। 6.5/100 इंटू 82,05,000। तो कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है? 53,625। इसके अलावा कंटेंजेंट फीस। कंटेंजेंट फीस ये क्या होता है? आकस्मिक खर्च, यानी सडनली जो लग जाता है। इसको एक्सप्लेन किया हूँ, 3 से 5% ऐड किया जाता था। यहाँ मतलब जनरली 3 से 5% ऐड किया जाता है। यहाँ 4.5% आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। 82,05,000 इसका आपको आ रहा है 35,125। 35,125। तो हम पहले तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकाल लिए थे। प्लिंथ एरिया में कितना लगेगा, इसके अलावा जो चार्जेस हैं उनको भी निकालिए। आप टोटल ऐड कीजिए तो टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको 82,500, इसके बाद आपका है इलेक्ट्रिफिकेशन का 57,750, प्लस सैनिटरी फिटिंग का है 1,32,000। इसके अलावा है रोड एंड लोन्स के लिए 53,625, प्लस कंटेंजेंट फीस के लिए 35,125। टोटल ऐड कीजिए। टोटल ऐड करने पर 11,05,500 आता है। 11,05,500 रुपये आता है। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा आपका? 11,05,500।
यहाँ पर एक जीरो और होगा। ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने मैच कर लिया बुक से, यहाँ पर एक जीरो होगा। तो किस तरीके से निकालना है? सबसे पहले तो हमें करना क्या है, सबसे पहले प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकालनी है। प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकालनी है। प्लिंथ एरिया कॉस्ट निकालने के बाद जो जो चीज़ उसमें ऐड दी हुई हैं उनको ऐड कर लेना है। तो सिंपल है, कुछ नहीं है। यहाँ से हम निकाले हैं, एक बार रिव्यू कर लीजिए। प्लिंथ एरिया कॉस्ट, प्लिंथ एरिया हमें रेट दिया हुआ था 5500 पर मीटर स्क्वायर, और एरिया कितनी दी थी 150 मीटर स्क्वायर। तो प्लिंथ एरिया कॉस्ट क्या होता है, प्लिंथ एरिया रेट इंटू प्लिंथ एरिया। यहाँ से इसको निकालिए। इसके बाद हम इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज 7% दिया था, ऐड कर दिए। सैनिटरी फिटिंग का 16% ऐड कर दिए हैं। फिर रोड एंड लोन्स का और कंटेंजेंट फीस का जो जो चार्ज आपको दिए हैं उनको ऐड कर लीजिए। फिर टोटल कॉस्ट निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आ गया 11,05,500। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस एक प्रैक्टिस करके जाएंगे तभी एग्जाम में कर पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और है, इसको करके दिखाइए। ओके, कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ 4 स्टोरी बिल्डिंग। 4 स्टोरी बिल्डिंग दी है, 1 2 3 4। आपको 4 स्टोरी बिल्डिंग दी हुई है, ठीक है। इफ द टोटल प्लिंथ एरिया इज 300 मीटर स्क्वायर पर फ्लोर, एक फ्लोर की जो प्लिंथ एरिया है 300 मीटर स्क्वायर है, तो 4 फ्लोर की कितनी हो जाएगी, 1200। कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर स्क्वायर प्लिंथ एरिया हो जाएगी 4 फ्लोर की। एंड हाइट ऑफ फ्लोर इज 3 मीटर। हाइट कितनी दी है, एक फ्लोर की 3 मीटर है, कितनी है, 3 मीटर। द क्यूबिकल कंटेंट रेट इज 2000 पर क्यूबिक मीटर एंड प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर इज 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट। हमें अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है। 4 मराठी की आपकी बिल्डिंग है और हर एक स्टोरी की आपकी जो 4 मीटर की हाइट है, कितनी है, 3 मीटर हाइट है। और हर एक स्टोरी की जो आपकी प्लिंथ एरिया है 300 मीटर स्क्वायर है। तो 4 स्टोरी की हो गई तो कितनी हो जाएगी, 1200 मीटर स्क्वायर। ओके, और आपको यहाँ पर क्यूबिकल कंटेंट दिया हुआ है। तो क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे आप, बेहद आसान है। क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे आप बताइए, एरिया इंटू हाइट कर लेंगे। यानी टोटल क्यूबिकल कंटेंट कैसे निकालेंगे, टोटल क्यूबिकल कंटेंट क्या हो जाएगा आपका, 300 एरिया है एक फ्लोर की, 4 फ्लोर एरिया है, एंड उसकी हाइट कितनी है, 3। 3 चौक बातें हैं 3600 मीटर क्यूब। 3600 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा उसका टोटल क्यूबिकल कंटेंट। ओके, और पर मीटर क्यूब कितना दिया हुआ आपका, 2000 रुपये पर क्यूबिकल कंटेंट, यानी पर क्यूबिक मीटर दिया हुआ है। तो 2000 रुपये पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर। तो कैसे निकालेंगे, टोटल क्यूबिकल कंटेंट कॉस्ट। क्या निकालेंगे आप, टोटल क्यूबिकल कंटेंट कॉस्ट। 3600 मीटर क्यूब दिया हुआ है और 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट कितना है, 2000 रुपये। तो कैलकुलेट कीजिए, 36 दूनी 72, ये 2 जीरो और ये 3 जीरो। ओके, आपको टोटल क्यूबिकल कंटेंट कॉस्ट आ गया। इसके बाद इसमें 10% क्या ऐड करना है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो ऐड कर दीजिए 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। तो 10% ऐड करें कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। 72 लाख में 10% ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, इंटू 10/100। ये आपका आ रहा है 72, 7,20,000, 7,20,000। अब टोटल कॉस्ट ऑफ अ बिल्डिंग निकालना है, तो 10% में जितना आया है और इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा। क्या निकालेंगे आप, टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितना हो जाएगा, इसको और इसको ऐड कीजिए, ये आपका आएगा 7,92,000, 7,92,000। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। तो सिंपल था, 4 मराठी की बिल्डिंग थी, तो 4 मराठी यानी हर एक स्टोरी के लिए 300 मीटर स्क्वायर सरफेस प्लिंथ एरिया है। तो 4 के लिए 4 के 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाइट 3 मीटर थी,
तो बात करें 3600 मीटर स्क्वायर क्या हो 3600 मीटर क्यूब क्या हो गया उसका क्यूबिकल कंटेंट, यानी 3600 मीटर क्यूब टोटल वॉल्यूम निकल के आ गया। 1 मीटर क्यूब के लिए कितना पैसा दिया हुआ है 2000 रुपये, तो उसको निकाल लेंगे टोटल क्यूबिकल कंटेंट कॉस्ट। इसके अलावा 10% कॉन्ट्रैक्टर को भी दे देंगे क्योंकि वो तो ही कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, 10% ही दिया है ना, 10% ऐड कर लेना, तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपना रिव्यू दीजिए। यदि कहीं डाउट आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से वॉच कीजिए, फिर भी डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच। अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए।